पूर्व मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय तथा अन्य पदासीन लोग और आप सभी लोगों को पहले में सम्मान। अभी प्रश्न जो मुर्गे भी तो खाए जाए, गाय ही क्यों? तो अगर आप अपने शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद किसी बात पर पहुंचते हैं तो पद्म पुराण में जैसा कहा गया है कि ब्रह्मा जी के मुख से गाय की उत्पत्ति और गाय के गुणों की चर्चा जब ईश्वरों ने अपनी सभा में की तो ये भय व्याप्त हुआ कि ऐसा ना हो कि असुर इसे छीन ले जाए, पता लगे। तो उस गौवंश को ले जा करके समुद्र के गर्भ में छिपा दिया गया और बाद में समुद्र मंथन के समय जो रत्न निकले उन रत्नों में कामधेनु भी एक रत्न। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है? ये तो धार्मिक कारण। वैज्ञानिक कारण क्या है कि इस सृष्टि में बस सिर्फ गौवंश ही एक ऐसा पशु है जिसके ऊपर प्रथम दृष्टा ओम की आकृति बनी हुई है। आप गौवंश के चित्र को जब भी सामने से देखते हैं तो उसकी जो सींग की आकृति है वो ओम की आकृति के समान है। दोनों तरफ से सींग आती है और बीच में उठा हुआ उसका माथा होता है। यह ओम की आकृति है जो वह गौवंश अपने मस्तक पर लेकर चलता है। दूसरी चीज, उस ओम की आकृति के मध्य में गाय के माथे पर जो उठा हुआ हिस्सा है वहां से रीढ़ की हड्डी पर होते हुए गाय की पूंछ तक एक नाड़ी जाती है जिसको कि शास्त्रों में सूर्य केतु नाड़ी के नाम से जाना है। इस सूर्य केतु नाड़ी की खासियत यह है कि जब यह खुले आसमान के नीचे सूर्य की गर्मी में विचरण करती है तो उस समय गौवंश उस सूर्य केतु नाड़ी के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है और अवशोषित करने के उपरांत उसको स्वर्ण में बदल देता है। इसीलिए गाय के एक मन दूध में एक मासा स्वर्ण के अनुपात में स्वर्ण पाया जाता है। ये आदमी के शरीर के तापमान के अनुसार वह स्वर्ण आसानी से हमारे शरीर में डाइजेस्ट हो जाता है। इसी वजह से माँ के दूध के बाद गाय का दूध सर्वोत्तम पशु आहार, ये शिशु आहार के रूप में माना गया। तो वह लक्ष्मी है, धन प्रदान करने वाला गौवंश है। गाय की पूंछा 2 बाल के अगर जमीन में चुरा है, क्यों? क्योंकि गाय जो है ये पृथ्वी का जीव नहीं है, ये स्वर्ग का जीव है और वह जब धरा को स्पर्श कर लेता है और ऐसा जीव जिस व्यक्ति के घर पर निवास करता है वह निसंदेह धनाढ्य हो जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में आता है और भारत में ठहर जाता है। और इसी स्वर्ण को लूटने के लिए डच आए, फ्रांसीसी आए, मुगल आए, अंग्रेज आए और वो पूरी ताकत से लूटते रहे और इसके बाद भी लूट के नहीं ले जा पाए। और आज राज सत्ता के अंदर बैठे हुए लोग भी लूट रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारा देश कंगाल नहीं हो पा रहा है। इसका जो महत्व है वो बस सिर्फ हमारे देश की भारतीय नस्ल का गौवंश है। इस पर अंग्रेजों ने इस महत्व को समझा। अंग्रेजों ने यह समझा कि जब तक हिंदुस्तान के अंदर गौवंश का दूध उपलब्ध होगा तब तक मानसिक शक्तियों में हम कभी भी हिंदुस्तानियों को पास नहीं कर पाएंगे। अतः उन्होंने सर्वप्रथम गौवंश के कत्ल का इंतजाम किया और जगह जगह कत्लखानों की स्थापना की। 15 अगस्त 1947 को बता दिया गया देश आजाद हो गया। ये विश्व की सबसे बड़ा धोखा है हिंदुस्तान के आम नागरिकों के साथ, क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ। इसके हम 2 छोटे प्रमाण देते हैं, आप खुद विश्लेषण करिए कि जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जो शपथ ली थी वह शपथ दिलाने वाला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और जब लॉर्ड माउंटबेटन जैसा वाइसराय
जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिला रहा है, तो ये तो माना जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू ब्रिटिश सल्तनत के भारतीय मूल के प्रथम प्रधानमंत्री थे। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि आजाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, क्योंकि अगर जवाहरलाल नेहरू आजाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे तो 22 जून 1948 तक माउंटबेटन भारत के राष्ट्रपति भवन में बैठकर क्या कर रहे थे? इसका मतलब 22 जून 1948 तक जब वायसराय बैठ करके हिंदुस्तान के बंटवारे की सारी तहकीकात पूरी कर रहा था, सेनाओं को विड्रॉ कर रहा था, लोगों की नियुक्ति कर रहा था, न्यायाधीशों का स्थानांतरण कर रहा था, इसका मतलब हम 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुए। आजादी की दूसरी शर्त क्या है कि हमारी गुलामी के समय हमारे शोषण के लिए जो कानूनी ढांचा बनाकर हमारे ऊपर थोप दिया जाता है, हम जब आजाद होते हैं तो सबसे पहले उस कानूनी ढांचे को तोड़ देते हैं, जिससे हम अपना विकास अपने तरीके से कर सकें। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के सब क्लॉज 10 में एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत के अंदर का कानूनी ढांचा वही चलता रहेगा जो देश की गुलामी के समय था। अंग्रेजों ने गौवंश के कत्ल करने की योजना हमारे देश पर लागू की, और चाहे वह नगर निगम अधिनियम हो और चाहे पशु क्रूरता निवारण अधिनियम हो, ये अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए जब आज तक हमारे देश में चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इस कानून के सहारे गौवंश की रक्षा की बात कैसे सोच सकते हैं? ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं, व्यक्तिगत जान कुछ आयाम में दो तीन इजाजत हो तो मैं आयाम 2-3 गिना देता हूं, बाकी 40 कौन से आयाम है ये आप मेरे फेसबुक पर देखेंगे। सबसे पहला गौवंश पर जो हमला हुआ वो ये हुआ कि चारागाह की जमीन जो गौचर की जमीन कहलाती थी, उन पर आवासीय बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई। आप आवारा पशु बार बार कहते हैं, मैं प्रश्न पूछता हूं आवारा पशु कहने वालों से कि गौवंश आवारा पशु कैसे है? उसके रहने की जो 3 जगह थी, पहली जगह अपना घर। आज स्थिति यह है कि गौवंश को पालने वाले लोग खुद 2 कमरे के मकान में रह रहे हैं और सड़क के किनारे खूंटा गाड़ के गाय बांध लेते हैं और उसका दूध दो रहे हैं, तो उसका जब अपना कोई घर नहीं बचा है, जो दूध वाला है वो खुद ही 3 छप्पर लगा के रह रहा है, तो वो गौवंश के लिए मकान कहां से बना? जुए के अड्डे बन गए। तो जब गौशाला जहां घरों में चौराहे पर नहीं घूमेगी तो क्या हमारे आपके ड्राइंग रूम में घूमेगी? इन आवारा कहने वाले लोगों से मैं ये अनुरोध पूछता हूं, तो आवारा की पहचान क्या है? जिसके पास घर हो और वो सड़क पे घूमता हो, वो आवारा। जिसके पास घर ना हो और वो सड़क पे घूमता हो, बेसहारा। ये आवारा पशु नहीं है, ये बेसहारा पशु है, इनको सहारे की जरूरत है। और आज तक मैंने तो नहीं देखा कि कोई बैल या सांड किसी गाय को आंख मार रहा हो या सीटी बजा रहा हो, ऐसा मैंने नहीं देखा। आप उनको आवारा कहते क्यों बदनाम कर? संशोधन 2001 में हुआ, उसके तहत गाय से उत्पन्न होने वाला कोई भी जीव उत्तर प्रदेश की जमीन पर मारा नहीं जा सकता, ये कानून है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह की कोई भी क्षति कारित करता है जिससे भविष्य में उसकी मृत्यु होने की संभावना हो, मतलब अगर आप एक उसे चोट भी पहुंचा देते हैं जिससे भविष्य में मृत्यु होने की संभावना हो, तो वह गौवध के अंतर्गत माना जाएगा, और ऐसी स्थिति में 10,000 रुपए जुर्माना और 7 साल की सजा का प्राविधान है। उन्हीं के ट्रक गौवंश की तस्करी में लगे हुए हैं। मैंने खुद गौ सेवा आयोग के सदस्यों के हाथ की लिखी हुई चिट्ठियां कत्ल खाने जा रहे ट्रकों पर बरामद की, जिन पर लिखा था कि गौवंश जा रहा है, इसे रोका ना जाए। सदस्य गौ सेवा आयोग का काम हेतु हम
क्या व्यवस्था कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से धन का व्यवस्था हो सकती है। 4-5 जगह हैं जहाँ से आपको निर्विवाद स्पष्ट रूप से धन की प्राप्ति हो सकती है। पहला, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, इसका हेड ऑफिस चेन्नई में है। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत पशु कल्याण डिवीजन के तहत स्थापित किया गया बोर्ड है, जिसमें मैंने 28 जुलाई 2010 को अपने पद से त्यागपत्र दिया था। उस समय तक की स्थिति ये थी कि अगर कोई व्यक्ति, नगर निगम या ग्राम समाज किसी व्यक्ति को कोई जगह उपलब्ध करा देती है, या कोई व्यक्ति इतना सक्षम है कि गौशाला खोलने के लिए जमीन जगह खरीद लेता है, तो उसको 25 लाख रुपए का अनुदान गौशाला निर्माण के लिए दिया। इसके अलावा एक एम्बुलेंस घायल पशुओं को लाने ले जाने के लिए 8 लाख रुपए तक की कीमत की आप ले सकते हैं, जिसका पैसा भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड देगा। इसी का मंडी समिति में, जब मंडी समितियां नहीं थी तो एक सामाजिक कर व्यवसायियों पर लगाया जाता था कि उनका जो भी आय हो उसका धर्मार्थ 1% धर्मादा वो जमा करेंगे गौवंश के कार्य के लिए, गौवंश की रक्षा के लिए। इसको श्री राजीव गुप्ता जी के कार्यकाल में कानूनी जामा दिया गया और मंडी समिति के ऊपर यह कर लगाया गया कि मंडी समिति अपनी सालाना आय का 1% गौ सेवा आयोग को देगी, इस बात के लिए कि उसके द्वारा गौवंशों का संरक्षण और पोषण हो सके। इस समय 385 गौशालाएं उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हैं, जिन्हें गौ सेवा आयोग अनुदान देती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इनमें 60 से 65 ही गौशालाएं वास्तव में कार्य कर रही हैं। बाकी गौशालाओं में बस सिर्फ अनुदान लिया जाता है और खा पी के हजम कर दिया जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक सर्टिफिकेट यूटिलिटी का जमा करा दिया जाता है, मामला खत्म। प्रति वर्ष गौ सेवा आयोग को अनुदान मिल सकता है 80 करोड़, इतना पैसा गौ सेवा आयोग पा सकती है। लेकिन इस फर्टिफिकेशन के कारण कहीं हम फंस ना जाएं, इसलिए अधिकारी इस 80 करोड़ रुपए में हाथ में डाल रहे हैं और उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो भी नुकसान उठाते हैं, उत्साहित। ये लगभग 60-70 एनजीओ ऐसी हैं हिंदुस्तान के अंदर, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में, जो अगर आप ईमानदारी से कार्य करते हैं तो वह एनजीओ आपको आपके अकाउंट में अनुदान देती है, जो अनुदान 5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक होता है। इन एनजीओ की सूची मेरे पास उपलब्ध है, अगर आप लोग कोई चाहेंगे तो मैं वो सूची दूंगा। इसमें बैंक हो, कोई भी पब्लिक सेक्टर में काम करने वाली इकाई हो, उसके यहाँ एक वेलफेयर डिवीजन हो, उनको अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत सामाजिक वेलफेयर में खर्च करना ही करना है। उस तरह के सामाजिक कार्यों को करने, सामाजिक कार्यों में जो खर्च करने का कोष ये प्रायः उन संगठनों में लैप्स हो जाता है, क्योंकि वहां तक लोग पहुंच नहीं पाते। जो लोक कल्याण में लगी हुई संस्थाएं हैं, उनसे आप उनके कोष से भी धन ले सकते हैं। अगर आप लोगों में से कोई लखनऊ आता जाता हो तो आप लखनऊ में संपर्क करिएगा, मैं ऐसे लोगों से आपको संपर्क करवाऊंगा। और एक जो सबसे साधारण 8वां तरीका है, जिसे हम लोग कहते हैं सहकारी तरीका, वो ये है कि टोटल 365 दिन होते हैं। जब आप भगवान जी के मंदिर में एक दिन का श्रृंगार